छिड़ चुका है पाटलिपुत्र का महासंग्राम और ऐसे में बिहार चुनाव में अब उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने का सिलसिला भी जारी है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। अपने कोटे की 20 सीटों में से 16 कैंडिडेट उन्होंने तय कर दिए। इनमें उनके समधी भी शामिल हैं। कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब टिकट न मिलने से नाराज पार्टी कार्यकर्ता ने कुशवाहा पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब कुशवाहा अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर रहे थे। जैसे ही कुशवाहा ने अपने समधी को टिकट दिए जाने का ऐलान किया, हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा करने वाले शख्स का नाम है अशोक गुप्ता। अशोक पार्टी कार्यकर्ता हैं और वो नरकटियागंज से टिकट मांग रहे थे। अशोक ने आरोप लगाया है कि पार्टी में भाई भतीजावाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन टिकट देते वक्त रिश्तेदार को तवज्जो दी गई। 15 दिन पहले नेता ने कहे थे कि आपको मिलेगा, नरकटिया क्षेत्र का गठबंधन में मिल जाएगा तो आपको मिलेगा, मगर आज के डेट में नरकटिया में अपने समधी को, उनके अपने समधी संत कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। परिवारवाद को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी नाराजगी नजर आई है। एकाध सीटों का विषय है, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गृह जिला का विषय है, इसलिए उसमें हम लोग मिलजुल कर सहयोग स्थापित कर लेंगे और उस सीट को भी हम एनडीए जीतेगी, ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। आरएलएसपी की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस मौके पर कुशवाहा ने बीजेपी से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कुशवाहा मीनापुर सीट को लेकर बीजेपी से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया और वहां हमारी सहमति के बगैर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सिटिंग के नाम पर सीट ली और उनको टिकट न देते हुए उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। तो मेरा सख्त ऐतराज है पार्टी की ओर से और इस ऐतराज को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखूंगा। कुशवाहा ने चुनाव में एनडीए की जीत का भरोसा जाहिर किया और कहा कि नीतीश कुमार के शासन से जनता निराश है और अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार आ गई तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एहतिशाम खान, IBN 7। ये पाटलिपुत्र का महासंग्राम है। कहीं अपने परिजनों को टिकट दिए जाने से लोग नाराज हैं तो कहीं अपने ही टिकट न मिलने से नाराज हो गए हैं। यही हालत पासवान की पार्टी के भीतर है और पासवान के दामाद के आंसू और बगावत पर आज चिराग पासवान सवालों से बचते भी नजर आए। आखिरकार उन्होंने जुबान खोली और कहा कि यह पारिवारिक मामला है और वो घर में ही सुलझा लेंगे। हम आपको बता दें कि चिराग के बेनोई साधु ने चिराग को घमंडी बताया था, जबकि पासवान को धृतराष्ट्र कहा। इसके अलावा आज एलजेपी ने भी 9 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें जमुई जिले की विवादित चकाई सीट भी शामिल है, जो आखिरकार एलजेपी के खाते में चली गई। ये चिराग पासवान अहंकारी नहीं है तो और क्या है? ये पारिवारिक मसला है। मैं इसको सार्वजनिक मंच पर मैं इसका वाद विवाद में मैं नहीं उलझूंगा। पार्टी में मचे पारिवारिक कलह पर, बहनोई की बगावत पर, बहनोई के आरोपों पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और नेता चिराग पासवान बोलने से कतराते नजर आए। आपके घर के दामाद ही हैं, वो IBN 7 पर रोते हुए नजर आए। आरोप लगा है कि आप में अहंकार है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्यों नहीं टिकट दी गई?
लेकिन मैं जान रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक बर्निंग क्वेश्चन है। अगर और भी कोई इसी के संदर्भ में कोई प्रश्न करना चाह रहा है तो एक बार सारे अपना प्रश्न कर लें, उसके बाद में एक ही साथ इसका उत्तर दे दूंगा। आखिर में उन्होंने इसे पारिवारिक मामला बताकर घर में ही विवाद सुलझाने की बात कही। यही नहीं, उल्टा मीडिया पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की। परिवार के लोगों के नाम अगर सूची में आए तब भी प्रश्न उठाए जाते हैं, परिवार के लोग सूची में नाम ना होने की वजह से नाराज हो जाएं तब भी हम पर प्रश्न उठाए जाते हैं। वहीं एलजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सोमवार को जिन सीट के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उसमें जमुई जिले की चकाई सीट भी शामिल है, जिस पर विवाद चल रहा था। बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था तो मांझी की पार्टी भी दावेदारी ठोक रही थी। आखिरकार सीट एलजेपी की झोली में ही गई। एलजेपी ने अब तक 29 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि एनडीए में एलजेपी को 40 सीटें दी गई हैं, यानी अब 11 और सीटों पर उससे अपने उम्मीदवार तय कर दे हैं। एहतेशाम खान, पटना, IBN 7। तो पाटलिपुत्र के इस महासंग्राम में कहीं टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है तो कहीं लोग एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब मैदान में उतर भी चुके हैं। खबर मांझी से जुड़ी हुई। हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज मखदूमपुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मांझी ने कहा कि उन्हें जीत का 200% भरोसा है, लेकिन मांझी 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मखदूमपुर के अलावा मांझी इमामगंज सीट से भी खड़े हो रहे हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ने के सवाल पर मांझी ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई 2 सीट से चुनाव लड़ रहा हो। मांझी ने अपनी और एनडीए की जीत का दावा भी इस वक्त किया कि हमारा जो नेतृत्व है एनडीए का, उनका इशारा हुआ कि मैं भी वहां चुनाव लड़ूं और वहां के लोगों की मांग है कि वर्तमान सिनेरियो में जो अभी वहां के विधायक हैं उनको फाइट देने वाला कोई अगर हो सकता है तो जीतन मांझी ही हैं। इसलिए सैकड़ों नहीं हजारों लोग आ करके हमारे नेतृत्व को अप्रोच किया और इसके आधार पर नेतृत्व ने हमको इजाजत दी और इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। कोई पर्सनल बायसनेस या व्यक्तिगत किसी प्रकार की बात हो वो सब नहीं है। अपनी अपनी सीट पर अपने अपने दावे। और अब बात सिवान की। बाहुबलियों का जिक्र हो और बिहार के सिवान और शहाबुद्दीन का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? दावा किया जा रहा है कि शहाबुद्दीन ने जेल जाने के बाद सिवान अब शांत हो गया था, पर सच्चाई क्या वाकई यही है? सिवान जाकर के IBN 7 ने जानने की यही कोशिश की। पता चला कि सिवान में बाहुबली सियासत की चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार का सिवान जिला 2 चीजों के लिए मशहूर है। सिवान अपने बाहुबलियों के लिए और बैंकों पोस्ट ऑफिसों में सबसे ज्यादा जमा निकासी के लिए। सिवान SP ऑफिस के बाहर लगी फरियादियों की इस लंबी लाइन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिवान में सब कुछ ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव से अब तक यहाँ करीब 80 हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें से 20 की वजह राजनीतिक रंजिश बताई जाती है। बिहार और यूपी 2 प्रांतों की यहाँ सीमा मिलती है और लगातार यहाँ पर पूर्व में जो अपराध का ट्रेंड रहा है वो काफ़ी कहा जा सकता है संवेदनशील रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य समस्याएं भी है जो जिला पुलिस के समक्ष रहती है, जैसे यहाँ पर जो धार्मिक संवेदनशीलता है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये है कलावती और ये है इनके पति चंद्रकेश्वर। इनके 3 जवान बेटों की हत्या की जा चुकी है। जो लोग नामजद हैं वो आजाद घूम रहे हैं और इस उम्र में इन्हें सरकारी दफ्तरों और अफसरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 2004 में मेरे 2 बच्चों गिरीश कुमार और सतीश कुमार का अपहरण कर दिया गया। उसके बाद उन लोगों को मार दिया गया। मेरा बड़ा बेटा राजीव रोशन को भी वो लोग पकड़े थे, लेकिन किसी तरह से अंगुल से निकल गया। वही जसमदीद गवाह था, उसकी भी मर्डर 16 जून को 2014 में कर दिया गया। अक्सर ये दोनों अपने बच्चों की तस्वीरें देख करके रोने लगते हैं। 10 साल पहले की बात है। इनका आरोप है कि बाहुबली शहाबुद्दीन के इशारे पर कुछ लोग इनके निर्माणाधीन मार्केट में मुफ्त में दुकान मांग रहे थे।
दुकान न देने पर 2 लाख रुपए की मांग की गई। जब इनके बेटों गिरीश और सतीश ने विरोध किया तो उनका अपहरण किया गया और फिर हत्या कर दी गई। चंद्रकेश्वर बताते हैं कि बेटों की मुक्ति के लिए उन्होंने खुद शहाबुद्दीन को फोन किया था। 2 लाख रुपए की मांग की गई थी अथवा जो है एक दुकान छोड़ने की बात की गई थी। उन्हीं के आदमी सब आए थे। उन्हीं के आदमी आए थे कि एक दुकान दे दो अथवा 2 लाख रुपया दे दो, बनवाओ रहो। हम ये बात लेकर गए सांसद शहाबुद्दीन के पास। जब उनसे हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि उन लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है। 2 बेटों की हत्या का सदमा लिए ये बुजुर्ग दंपत्ति तीसरे बेटे के भरोसे जी रहे थे, लेकिन पिछले साल तब इनकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई जब दबंगों ने इनके तीसरे बेटे की भी हत्या कर दी, वो भी उसकी शादी के महज 16 दिन बाद। चंद्रकेश्वर बाबू या कलावती जी अकेले ऐसी फैमिली नहीं है जिन्होंने सीवान में अपने बच्चों को खोया, बल्कि सीवान के किसी भी मोहल्ले, टोला या गांव में रहने वाला ऐसा शायद कोई भी परिवार नहीं है जिन्होंने अपनों को इस शांति की राह में कुर्बानी न दी। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ आलोक वर्मा, सीवान, IBN 7। पाटलिपुत्र के महासंग्राम और बाहुबलियों का कनेक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं है। क्या है इसके आगे की भी सीवान की और दास्तां, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। लेकिन पहले अब बात हमारे प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या देश में आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए? इसी सवाल पर करेंगे रात 8 बजे बड़ी चर्चा। आप अपनी राय और कमेंट्स ट्विटर पर #HTP के साथ IBN खबर के पेज पर शेयर कर सकते हैं। ब्रेक से पहले बुजुर्ग चंद्रकेश्वर की दास्तां हमने आपको दिखाई, लेकिन ये अकेले नहीं है जिनके बेटे बाहुबलियों के हाथों मारे गए हों। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक करीब 20 हत्याओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सीवान में वर्चस्व की लड़ाई ऊपर से बेशक शांत दिख रही हो, मगर गाहे बगाहे ये आगे भी उबलती रहती है। और इस बात की तस्दीक बाहुबली कहे जाने वाले सियासी खिलाड़ी भी खुलेआम कर रहे हैं। यह है सिवान का चंद्रशेखर चौक। सिवान में दबंगई और बाहुबल के खिलाफ जंग का प्रतीक है ये चौक। मार्च 1997 में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की सिवान में सरेआम हत्या कर दी गई थी। CPM नेता चंद्रशेखर उस वक्त सिवान में फैले आतंक और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ भाषण दे रहे थे। उस दौर में सिवान में आतंक और बाहुबल का राज था। कब किसकी हत्या हो जाए कहा नहीं जा सकता था। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति रह चुके 71 साल के बीजेपी नेता राजदेव सिंह बताते हैं कि तब पार्टी के लिए यहाँ दफ्तर खोलना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोई भी अपनी जगह किराए पर देने से डरता था। उस समय की स्थिति यह थी कि अगर 1 लाख रुपया पर आवर के हिसाब से अगर कोई रेंट दे तो भी कार्यालय के लिए 10 बाई 10 का रूम कोई देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब पहले जैसे हालात नहीं, फर्क आया है। एक और फर्क जो साफ दिखता है वो है कि अब इलाके के बाहुबली अपनी पत्नियों के जरिए सियासत पर कब्जा जमाए हुए हैं। RJD नेता और शहाबुद्दीन के करीबी संजय सिंह भी उन बाहुबलियों में से हैं जिनकी पत्नी राजनीतिक पद पर है। वजह इन पर नरसंहार के आरोप हैं। शहाबुद्दीन की तारीफ करते हुए ये कैमरे पर साफ कहते हैं कि बदले की कार्रवाई तो होती रहेगी। सिवान में देखिए घटना तो होते रहता है। घटना तो मान लीजिए कि जहां हर लोग अपना निजी कहीं जमीन का विवाद है, कहीं अपना कहीं व्यक्तिगत लड़ाई है, तो घटना तो इस होता ही रहता है। छोटी बड़ी घटना पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिवान में हो रहा है। संजय सिंह अकेले नहीं हैं। कभी शहाबुद्दीन के करीबी रहे, लेकिन अब विरोधी अजय सिंह की पत्नी विधायक हैं। अब इधर 10 साल से कोई खूनी वारदात नहीं हो रही है, और कुछ वारदातें हो रही है वो तो होते रहेगी।
आपसी दुश्मनी जो होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और वैसी घटनाएं तो होते रहती है पूरे बिहार, पूरे देश में होते रहती है। सिवान ऊपर से शांत नजर आता है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनौती है। वर्चस्व की लड़ाई में खूनी खेल का प्रतीक बन चुका चंद्रशेखर चौक पे चंद्रशेखर की मूर्ति तो लग गई, लेकिन सिवान में खूनी खेल अभी भी जारी है और वर्चस्व की लड़ाई में कई जानें अभी भी जा रही हैं। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ आलोक वर्मा, सिवान, IBN 7।